Hello students. Today we are going to discuss about the new chapter in your physical chemistry of BSc first year, which is solid state. And this is a interesting topic, other just like liquid state, gas state, but it is a very simple and very interesting topic. And there is a basically good approach for your examination also. So first of all, in solid state, there are two types of solid, which is crystalline solid and amorphous solids. And what about crystalline solid and amorphous solid? The basic difference in between crystalline solid and amorphous solid is the crystalline solids, for example, potassium chloride, sodium chloride, sodium sulfate, sulfur, etc. These are non-compressible. They are very strong, very solid, and they are the very important characteristics of crystalline solid is that is a there is a fixed geometrical form. क्या मतलब है? फिक्स जियोमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि इनका एक पर्टिकुलर, मैं कह दूं कि ओरिएंटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है. मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है. प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपने कोई भी एक सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं. देखिए, इस तरीके से पर्टिकुलर पैटर्न है. पैटर्न का मतलब जैसे ये कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये एमोर्फस सॉलिड है. इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है. पैटर्न का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे इस एक स्क्वायर के इधर ऊपर एक मॉलिक्यूल है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर. इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है. एक पर्टिकुलर पैटर्न है. अब इसमें जैसे मैं कहूँ इसके एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा. मतलब क्या हो रहा है कि एक फिक्स पैटर्न है कि जैसे एक मॉलिक्यूल के बाद में एक मॉलिक्यूल है, फिर एक इधर मॉलिक्यूल, फिर उतनी डिस्टेंस के ऊपर नीचे, फिर उसके जस्ट नीचे भी आपको मॉलिक्यूल मिलेगा. इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे इसके नीचे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, साइड में मॉलिक्यूल है, फिर इधर मॉलिक्यूल है, फिर इधर मॉलिक्यूल है. ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स भी क्या होते हैं, मतलब कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, असंपीड्य होते हैं. इनको भी दबाया नहीं जा सकता. जैसे कि कांच है, इसके एग्जांपल में कहूँ कि जैसे ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक्स के जितने भी मटेरियल हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा. आगे जाकर के अभी हम सॉलिड स्टेट में आगे जाने के बाद में हम बहुत सारी अरेंजमेंट्स पढ़ने वाले हैं. जैसे मैं कहूँगा वर्गाकार संपीड़, निबिड़ संकुलन है, या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, सॉरी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, एक स्क्वायर प्लेनर 2D, स्क्वायर प्लेनर 3D, ऐसे फिक्स अरेंजमेंट है. तो जो जिसमें स्क्वायर प्लेनर होगा उसमें उस एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में जो एटम्स होंगे वो सारे स्क्वायर में अरेंज्ड होंगे. जबकि इन एमॉर्फस सॉलिड में इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं होता. और इसके एग्जांपल जैसे क्रिस्टलाइन के मैंने बताया आपको, NaCl है. ये ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं. सोडियम सल्फेट है. इस तरीके से ये एक ट्रू सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर मतलब कि वो एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं देखने को मिलता. तो इसके अलावा अब अपन बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस की, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. तो सबसे फर्स्ट हो गया ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड्स. ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स, ज्यामिति, अणु की ज्यामिति, सॉलिड्स की ज्यामिति. कि एक मैंने बताया आपको अभी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, निश्चित ज्यामिति होती है. क्रिस्टली जो ठोस होते हैं, निश्चित ज्यामिति होती है. जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है,
कोई निश्चित ज्यामिति या अणुओं का नियत अभिविन्यास नहीं होता है। अणुओं का कोई नियत अभिविन्यास नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है गलनांक। गलनांक, इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चितम तीक्ष्ण गलनांक होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर किसी भी सॉलिड का एक फिक्स गलनांक वह बिंदु होता है, वह ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघलना शुरू हो जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, वो उसको गलनांक कहते हैं। तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे इस पॉइंट के ऊपर आकर के वो पिघलना शुरू होगा, वो आप चाहे आज उसको मेल्ट करके देखें या कल करके देखें या किसी भी कंडीशन में करके देखें, वो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जाकर के मेल्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स अरेंजमेंट है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका कोई फिक्स गलनांक नहीं होता है ना। दोनों ये इनकी कूलिंग कर्व, इनका कूलिंग कर्व अपन पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, देखिए शीतलन वक्र क्या है। ये देखिए, ये दो कर्व आपके सामने है। ये वाला जो कर्व है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है, और ये वाला एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ये जो कर्व है ये डिसकंटिन्यूस है, ये मतलब कि असतत है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ये कौन सा वक्र है, असतत वक्र है, डिसकंटिन्यूस। जबकि ये कंटिन्यूस वक्र है, सतत वक्र है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके लिए जो वक्र होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वक्र में बिंदु ए से बी तक ताप स्थिर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से बी तक, ये वाला जो है वो ए से बी तक जो वक्र है वो का जो ताप होता है वो स्थिर होता है। बिंदु ए पर पदार्थ का क्रिस्टलन प्रारंभ होता है तथा बिंदु बी पर पूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलन प्रारंभ हुआ और यहाँ पे बी पे पूर्ण हुआ। इस दौरान ताप में कोई कमी या ज़्यादा है। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ए से बी वाले पॉइंट के ऊपर कोई टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि बी पर जो है वो गलना शुरू हुआ है टेम्परेचर पे, और वो क्या नाम है कि ए पर गलन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। मतलब जो गलना शुरू हुआ वो बी से, देखो आपने, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इधर से इधर बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम हो गया, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ से गलना शुरू हुआ है, कहाँ से गलना शुरू हुआ है, यहाँ से गलना शुरू हुआ है और यहाँ पे बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो बी पॉइंट पे गलना शुरू हुआ और ए पॉइंट पे आकर के वो खत्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी के ऊपर उसके अंदर मतलब कि कोई वो टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो गलन के दौरान जो क्रिस्टलीन जो शीतलन की जो ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्मा उस क्रिस्टलीकरण में निकलने वाली ऊष्मा से क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। मतलब जो ऊष्मा निकलेगी और जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ उन दोनों की ऊष्मा बराबर होती है। एक निकलने वाली है और एक अवशोषित होने वाली है। कौन कौन सी ऊष्मा भाई, जो शीतलन की प्रक्रिया में ऊष्मा की जो के अंदर जो कमी आई, ये शीतलन हुआ ना, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसका मतलब कूलिंग हुई है। भाई आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओ और फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब कूलिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो इस कारण से हुआ क्योंकि उधर क्रिस्टलीकरण में जो ऊष्मा निकली है वो उधर एडजस्ट हो गई, तो इधर निकली और उधर मिल गई तो बराबर हो गई। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। आपने बढ़ाना शुरू किया तो कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, जबकि इसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन हुआ नहीं है। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा
और एक किसी भी पॉइंट पे जा करके उसका गलन हो सकता है। तो ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शीतलन वक्र में और एमोर्फस सॉलिड के शीतलन वक्र के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी, समदेशिकता एवं विषमदेशिकता। समदेशिकता एवं विषमदेशिकता, इसका मतलब क्या है कि देखिए कि एक्सले ठोसों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि उष्मा चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता, तनन आदि प्रत्येक दिशा में समान रहते हैं। मतलब किसी भी दिशा में आप जाएंगे तो वो समान रहते हैं। ये एनाइसोट्रोपी कहलाता है। उनका ये गुण समदैशिकता कहलाता है। जब भी अक्रिस्टलीय पदार्थ घनीय क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इसी प्रकार क्या है कि अगर मैं क्रिस्टलीय ठोसों के लिए बात करूं तो ये जितने भी गुण हैं, ऊष्मा है, विद्युत चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक है आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में मापा जाए तो उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। हमने विषमदेशिकता, देखो ये एक फिक्स अरेंजमेंट था, एक विन्यास था क्रिस्टलीय सॉलिड्स के लिए। तो मैंने ए दिशा में देखिए, एक ए दिशा में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ आपके केवल काले बिंदु आ रहे हैं, इधर रेड लाइंस बिंदु आ रहे हैं, एक अरेंजमेंट है। जबकि इसमें देखिए, इसमें देखेंगे इस अरेंजमेंट में इस लाइन के इधर पहले ब्लैक फिर रेड, फिर ब्लैक फिर रेड, फिर ब्लैक फिर रेड, ऐसे इधर भी फिर ब्लैक। तो ए वाली एरो जो थी उसमें अलग प्रकार की व्यवस्था है, बी वाली में अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी की हर बार अलग अलग प्रकार की, हर दिशा में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिले। इसलिए इनको अपन ये कह देते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किस में पाई जाती है, विषम देशिकता होती है। किसके अंदर? विषम देशिकता। विषम देशिकता का मतलब होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का विन्यास प्राप्त होना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में इसके जो भिन्न गुण होते हैं, जैसे चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक, इनके मान हमें क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें सभी दिशाओं में समान रूप से गुण प्राप्त होते हैं, जिसको हम समदैशिकता बोलते हैं। अब देखिए कि जो घनीय संरचना है, क्योंकि अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। घनीय संरचना है आपकी, मैं कह दूं कि बॉडी सेंटर्ड मिलेगा आपको, फेस सेंटर्ड मिलेगा। पढ़ेंगे अपन फलक केंद्रीय संरचना है, काय केंद्रित है, इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के अणुओं की व्यवस्था होती है। इसलिए प्रत्येक भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिकली हमें क्रिस्टलाइन और एक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमें जो डिफरेंस है वो हमें पता लगता है।